आत्मा नर है या नारी? वैज्ञानिकों की दृष्टि में आत्मसत्ता, जीवात्मा आखिर है क्या? उसका लक्षण, स्वरूप, स्वभाव और लक्ष्य क्या है? इन प्रश्नों पर विज्ञान अपने बचपन में विरोधी था। वह कहता था, जड़ तत्वों के अमुक रसायनों के एक विशेष संयोग सम्मिश्रण का नाम ही जीव है। उसकी सत्ता वनस्पति वर्ग की है। अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी एक चलता फिरता पेड़ है। रासायनिक संयोग उसे जन्म देते, बढ़ाते और बिगाड़ देते हैं। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों पर सुई का संयोग होने से आवाज निकलती है और वह संयोग वियोग में बदलते ही ध्वनि प्रवाह बंद हो जाता है। जीव अमुक रसायनों के अमुक मात्रा में मिलने से उत्पन्न होता है और वियोग होते ही उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। अणु अमर हो सकते हैं, पर शरीर ही नहीं, उसकी विशेष स्थिति चेतना भी मरण धर्मा है। यही था वह प्रतिपादन जो चार्वाक मुनि के शब्दों को विज्ञान दोहराता रहा। उसकी दलील यही थी, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमने कुतः। शरीर नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इसी मान्यता का निष्कर्ष यही निकला कि जब शरीर के साथ ही अस्तित्व नष्ट होते हैं तो परलोक का भय क्या करना। जितना सुख जिस प्रकार भी संभव हो लूट लेना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। नास्तिकतावाद ने जनसाधारण को यही सिखाया। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। चूंकि अब घी भी हजम नहीं होता और वह तथाकथित सभ्यता का चिन्ह भी नहीं है, इसलिए आधुनिक चार्वाकों ने कुकर्म करके धन कमाओ, नशा पियो और मौज उड़ाओ के सूत्र रच दिए। इन दिनों जनमानस इसी प्रेरणा का अनुगमन कर रहा है। बचपन से आगे बढ़कर विज्ञान अब किशोरावस्था में पहुंचा तो उसने जीव को एक स्वतंत्र चेतना के रूप में मानना स्वीकार किया। मन शक्ति को मान्यता दी गई। आरंभिक दिनों में जीवाणु ही शरीर और मन का आधार थे। पीछे माना गया कि मन चेतना की अपनी सत्ता है। वह अपने अनुकूल जीवाणुओं पर सवारी गांठती है, उन्हें अपनी इच्छा आवश्यकता अनुसार ढालती है। मरणोत्तर स्थिति में भी उसकी सत्ता बनी रहती है। इतने पर भी उसे बिजली, चुंबक, ताप, प्रकाश, शब्द स्तर की एक भौतिक अदृश्य शक्ति ही माना गया। अब इस युग से विज्ञान आगे बढ़ रहा है। उसकी प्रौढ़ता समीप है और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी तैयारी इसी दिशा में कदम बढ़ाने की है कि जीवन को अणु निर्मित भौतिक जगत की तरह चेतना जगत को स्वतंत्र सत्ता का एक घटक मान लिया जाए। यह मान्यता लगभग उसी प्रकार की होगी जैसी कि अध्यात्म क्षेत्र में जीवन के स्वरूप, लक्षण एवं गुण के संबंध में व्याख्यायित की जाती रही है। आशा की जानी चाहिए कि विज्ञान जब अपनी अधेड़ परिपक्वावस्था में पहुंचेगा, आशा की जानी चाहिए कि विज्ञान जब अपनी अधेड़ परिपक्वावस्था मैच्योर स्टेज में पहुंचेगा तो उसे जीवन के लक्ष्य एवं विकास का वह स्वरूप भी मान्य हो सकेगा जो आत्मा को परमात्मा स्तर का बनाने हेतु योग और तप का अवलंबन लेने के लिए तत्वदर्शियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर कहा बताया था। विज्ञान की पदयात्रा क्रमशः नास्तिकता से आस्तिकता की ओर बढ़ रही है और प्रत्यक्ष है। पदार्थ को शक्ति के रूप में अब मान्यता मिल चुकी है। यह विज्ञान के प्रारंभिक विद्यार्थियों को तो नहीं, पर मूर्धन्य स्तर पर स्वीकार है कि यह विश्व एक शक्ति सागर भर है। शक्ति की दो धाराएं मानी जाती रही हैं। उसी परंपरा के अनुसार एक को भौतिक, दूसरी को प्राणिज माना गया है। दोनों आपस में पूरी तरह गुथी हैं। इसलिए जड़ में चेतन का और चेतन में जड़ का आभास होता है।
वस्तुतः वे दोनों ज्वार भाटे की तरह लहरों के मूल और ऊर्ध्व में निचाई ऊंचाई का अंतर दिखने की तरह हैं और एक अविच्छिन्न युग्म बनाती हैं। तथापि उन दोनों की व्याख्या अलग अलग रूपों में भी की जा सकती है और उनके गुण धर्म पृथक पृथक बताए जा सकते हैं। एक को जड़ दूसरी को चेतन कहा जा सकता है। इसी विभेद की चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में परा और अपरा प्रकृति के रूप में मिलती है। मस्तिष्की विद्या के मनोविज्ञान के आचार्य न्यूरोलॉजी, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी आदि के संदर्भ में मस्तिष्कीय कोशों और केंद्रों की दिलचस्प चर्चा करते हैं। उनकी दृष्टि में वे कोश सेल ही अपने आप में पूर्ण हैं। यदि यही ठीक होता तो मृत्यु के उपरांत भी उन कोशों की क्षमता उसी रूप में या अन्य किसी रूप में बनी रहनी चाहिए थी। वैसा होता नहीं। इससे प्रकट है कि इन कोशों में मनः तत्व भरा हुआ है। जीवित अवस्था में वह इन कोशों के साथ अतीव सघनता के साथ घुला रहता है। जब इन दोनों का अलगाव हो जाता है तो उस मृत्यु की स्थिति में मस्तिष्क के चमत्कारी कोश सड़ी गली श्लेष्मा भर बनकर रह जाते हैं। मनःशास्त्र के यशस्वी शोधकर्ता कार्ल गुस्ताव जुंग ने लिखा है, मनुष्य के चेतन और अचेतन के बीच की श्रृंखला बहुत दुर्बल हो गई है। यदि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके तो प्रतीत होगा व्यक्ति की परिधि छोटे से शरीर तक सीमित नहीं है, वरन वह अत्यधिक विस्तृत है। हम हवा की सुविस्तृत आयाम में जिस प्रकार श्वास लेते और छोड़ते हैं, हम हवा के सुविस्तृत आयाम में जिस प्रकार श्वास लेते और छोड़ते हैं, उसी प्रकार विश्वव्यापी चेतन और अचेतन की संयुक्त सत्ता के समुद्र में ही हम अपना व्यक्तित्व पानी के बुलबुले की तरह बनाते बिगाड़ते रहते हैं। जैसी हमारी अपनी कुछ रुचियां और आकांक्षाएं हैं, उसी प्रकार विश्वव्यापी चेतना की धाराएं भी किन्हीं उद्देश्यपूर्ण दिशाओं में प्रभावित हो रही हैं। गेरल्ड हॉर्ड ने आइसोटोप ट्रेसर्स के संबंध में हुए नवीनतम शोध कार्य की चर्चा करते हुए कहा है, जीव विज्ञान का निष्कर्ष है कि शरीर की कोशिकाओं और परमाणुओं पर मन शक्ति का असाधारण नियंत्रण है। चेतन और अचेतन के रूप में जिन दो धाराओं की विवेचना की जाती है, वस्तुतः वे दोनों मिलकर मन शक्ति का निर्माण करती हैं। यह मन चेतना सहज ही नहीं मरती, वरन एक ओर तो वंशानुक्रम विधि के अनुसार गतिशील रहती है, दूसरी ओर मरणोत्तर जीवन के साथ होने वाले परिवर्तनों के रूप में उसका अस्तित्व अग्रगामी होता है। मन चेतना का पूर्ण मरण पिछले दिनों संभव माना जाता रहा है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने ही वाले हैं कि चेतना अमर है और उसका पूर्ण विनाश उसी तरह संभव नहीं जिस प्रकार की परमाणुओं से बने पदार्थों का। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री पेरे दी लोकोप्ते टुनाउ ने विज्ञान और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए लिखा है, अब हमें मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य में अपनी ऐसी चेतना का अस्तित्व मौजूद है जिसे आत्मा कहा जा सके। यह आत्मा विश्वात्मा के साथ पूरी तरह संबद्ध है। उसे पोषण इस विश्वात्मा से ही मिलता है। चूंकि विश्व चेतना अमर है, इसलिए उसकी छोटी इकाई आत्मा को भी अमर ही होना चाहिए। ह्यूमन डेस्टिनो ग्रंथ के लेखक लोकोप्ते टुनाउ ने जीव सत्ता की स्वतंत्र व्याख्या अगले कुछ ही दिनों में प्रचलित विज्ञान मान्यताओं के आधार पर ही की जा सकने की संभावना व्यक्त की है और कहा है कि हम इस दिशा में क्रमशः अधिक द्रुत गति से बढ़ रहे हैं। प्राणी का अहम उसके स्वतंत्र अस्तित्व का सृजन करता है और जब तक वह बना रहता है
तब तक उसकी अंतिम मृत्यु नहीं हो सकती। स्वरूप एवं स्थिति का परिवर्तन होता रह सकता है। इस अहम ईगो की सत्ता का स्वरूप निर्धारण अब इलेक्ट्रोडायनामिक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रमाणित किया जाने लगा है। इस व्याख्या के अनुसार यह मानने में कठिनाई नहीं होती कि जीव सत्ता जन्म मरण के चक्र में घूमती हुई भी अपनी आकृति प्रकृति में हेरफेर करती रहकर भी अपनी मूल सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रह सकती है। द सूट्स ऑफ कॉन्सिडेंस ग्रंथ के लेखक महामनीषी ऑर्थर ने जीव सत्ता के आयाम को स्वीकार किया है और कहा है कि प्राणी की सत्ता विशेष को सर्वथा आणविक या रासायनिक नहीं ठहराया जा सकता। You do take it with you के लेखक श्री डेविड मिलर इस बात से सहमत हैं कि मस्तिष्क के कोशों को प्रभावित करने वाली एक अतिरिक्त चेतना का उसी क्षेत्र में घुला मिला किंतु स्वतंत्र अस्तित्व है। मृत्यु के उपरांत प्राणी की चेतना शक्ति उसी प्रकार बनी रह सकती है जैसी कि अणु गुच्छक एक पदार्थ से टूट बिखर कर किसी अन्य रूप में परिणत होते रहते हैं। शक्ति के समुद्र इस विश्व में प्राणियों की सत्ता बुलबुलों की तरह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाती है, विकसित करती है और समयानुसार अपने मूल उद्गम में लीन हो जाती है। इस शक्ति सागर को जड़ चेतन मिश्रित कहा जा सकता है। यदि इन्हें अलग से कहना आवश्यक हो तो एक को प्रकृति और दूसरे को पुरुष कह सकते हैं। अपने समय के मूर्धन्य खगोलवेत्ता डॉक्टर गुस्ताफ स्ट्रोम वर्ग की पुस्तक द सोल ऑफ यूनिवर्स में जीवन क्या है, विशेषता मनुष्य क्या है, इस प्रश्न पर प्रस्तुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मार्मिक समीक्षा की गई है। वे विज्ञान से पूछते हैं, क्या मनुष्य ब्रह्मांड की कुछ धूल व ताप और रासायनिक घटकों की औंधी सीधी क्रिया प्रक्रिया मात्र है? क्या वह प्रकृति की किसी अनिश्चित क्रिया के अवशेष उच्छिष्ट से बना खिलौना मात्र है? क्या मानव जीवन वस्तुतः लक्ष्यहीन, अर्थहीन, बेतुका राग मात्र है? क्या उसकी सत्ता आणविक और रासायनिक हलचलों के बनने बिगड़ने वाले संयोग की परिधि तक ही सीमित है अथवा वह इससे आगे भी कुछ है? इन प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने के लिए स्ट्रोमवर्ग ने तत्कालीन विज्ञान की दार्शनिक विवेचना करने वाले मनीषियों से भी परामर्श किया। उन्होंने इस संबंध में F.R. मोस्टर, वॉस्टर ऑडम्स, आर्थर एडिंगटन, थॉमस हैट मॉर्गन, जॉन वुडिन, कारल हुजर, O.L. स्पोसलर आदि प्रख्यात मनीषियों के सामने अपना अंतर्द्वंद्व रखा और जानना चाहा कि विज्ञान सम्मत दर्शन द्वारा क्या मानव चेतना की इतनी ही व्याख्या हो सकती है जितनी की अब तक की गई है अथवा उससे आगे भी कुछ सोचा जा सकता है। अपनी जिज्ञासा, दृष्टि, कठिनाई, समीक्षा और विवेचना का एक विचारणीय स्वरूप स्ट्रोमवर्ग के द सोल ऑफ यूनिवर्स ग्रंथ में है। इस पुस्तिका की भूमिका लिखते हुए आइंस्टीन ने प्रस्तुत जिज्ञासा को युगचिंतकों के सामने अति महत्वपूर्ण चुनौती माना है और कहा है, हमें किन्हीं पूर्वाग्रहों से प्रभावित हुए बिना संभावित सत्य के आधार पर ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। फ्राइड ने प्रेरणाओं का प्रधान स्रोत काम को माना था और उसकी व्याख्या सेक्स के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने अपने ही जीवन में उसे यौन लिप्सा से आगे बढ़ाकर कामना, इच्छा तथा वासना तक पहुंचा दिया। इसके बाद जुंग और एडलर ने उस काम वृत्ति की व्याख्या अध्यात्म के रूप में की और उसे आनंद तथा उल्लास की सहज सुलभ प्रवृत्ति के साथ जोड़ दिया। जुंग का कथन है कि आत्मा की अमरता को यद्यपि अभी भी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सका, फिर भी ऐसी अगणित अनुभूतियां मौजूद हैं जो यह बताती हैं कि आदमी मरण धर्मा नहीं है, वह मौत के बाद भी जीवित रहता है।
मनःशास्त्र का विकास क्रमिक गति से आगे बढ़ा है। आरंभ में विज्ञान ने मात्र एक जागृत चेतन मन ही स्वीकारा था। पीछे अचेतन मन की खोज की गई। इस अचेतन की भी कई प्रशाखाएं खोजी गई। इसकी प्रमुख धाराएं सबकॉन्शियस, अर्धचेतन, रेशियल अनकॉन्शियस व जातीय अचेतन इन दिनों सर्वविदित है। फ्राइड की कल्पना पर सुपर ईगो, उच्चतर अहम और सेंसर्स अंकुश तथ्य छाए रहे। उन्होंने इसी परिधि में मानसशास्त्र की संरचना की है। तब से अब तक पानी बहुत आगे बह गया और मनोविज्ञान ने कितने ही नए नए रहस्यों का उद्घाटन किया है। जर्मनी के मनःशास्त्री हैंस वेडर ने अतीन्द्रिय क्षमता के अनेक प्रमाण संग्रह करके यह सिद्ध किया कि मनुष्य की सूक्ष्म सत्ता उससे कहीं अधिक संभावनाओं से भरी पूरी है, जैसी कि अब तक जानी जा सकी है। टेलीपैथी के शोधकर्ता रेने वार्कोलियर ने मनः चेतना को ज्ञात भौतिकी से ऊपर वाले सिद्धांतों पर आधारित बताया है। वे कहते हैं, मन की व्याख्या पदार्थ विज्ञान के प्रचलित सिद्धांतों के सहारे नहीं हो सकती। विश्वविख्यात लेखक H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक इन द एज ऑफ द क्रॉमेट में यह संभावना व्यक्त की है कि निकट भविष्य में मनुष्य का मन और दृष्टिकोण अधिकाधिक परिष्कृत होता चला जाएगा। तब मनुष्य में सहृदयता, सहयोग, भावना तथा दूरदर्शिता बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप समाज का ढांचा और मानवीय आचार इतना उपयोगी बन जाएगा जिसे अब की अपेक्षा कायाकल्प जैसा कहा जा सके। तब कोई युद्ध का समर्थन ना करेगा और चिंतन की दिशा सहयोग पूर्वक शांति एवं प्रगति के लिए प्रयुक्त हो सकने वाले आधारों की ढूंढने के लिए प्रयुक्त होगी। शंकराचार्य कहते थे, स्व और पर का भेद भ्रांति है। हम सब भिन्न दिखते भर हैं, वस्तुतः सब एकता के सघन सूत्र में पिरोए हुए मनकों की तरह हैं। ईसा कहते थे, अपने पड़ोसी को प्यार करो ताकि तुम्हारा विकसित प्यार तुम्हें निहाल कर दे। बुद्ध ने कहा था, करुणा से बढ़कर मनुष्य के पास और कोई दिव्य संपदा नहीं। जो ममता और करुणा से भरा है वही दिव्य है। जीव चेतना का लक्ष्य और विकास क्रम का पूर्णत्व इसी स्तर पर विज्ञान को भी पहुंचा देगा जो ऋषियों और तत्वदर्शियों ने बताया था। यदि विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज है तो उसे आत्मा की वर्तमान स्वीकृति को परमात्मा स्तर प्राप्त करने तक भी पहुंचना होगा। इसके लिए कल ना सही परसों की प्रतीक्षा तो की ही जा सकती है।